वेलकम एट मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है सागर। मैं आपके साथ डिस्कस करना जा रहा हूँ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस, चाहे एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स की बात करें, और भी बहुत सारे जैसे पीएसयूज़ के सेपरेट एग्ज़ाम्स होते हैं सेंट्रल लेवल पे, उनकी बात करें। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा एसएससी के हिसाब से, क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी वैकेंसी हर साल आती है। मैं बात करूँगा एसएससी जेई स्टाफ सिलेक्शन कमेटी जेई एग्ज़ाम, जिसकी वैकेंसी हर साल आती है, इस साल भी आती है। अब इसमें टेक्निकल का पेपर होता है, पेपर 1 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, जिसमें से अगर मैं इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज उठाऊं तो ये लगभग 18 से लेके 30 मार्क्स तक जाता है। 18 से लेके 30 मार्क्स तक। अब सोच सकते हैं आप, 100 में से इतना बड़ा वेटेज सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का। अगर मैं बात करूं, आपने बीटेक या डिप्लोमा किया होगा, तो 30 नंबर में आप पास हो जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है आपका जो आपका सिलेक्शन कर भी सकता है और आपको कंपटीशन से बाहर भी कर सकता है, अगर आपने इस सब्जेक्ट को ध्यान नहीं दिया तो। ठीक, फिर बात करता हूं मैं इस साल का सबसे ट्रेंडिंग एग्जाम आरआरबी जेई। इससे पहले आरआरबी जेई ने अपना एग्जाम सभी ब्रांचों को कंबाइंड करके लिया था जेई का, लेकिन इस बार से उसने अपना पैटर्न चेंज कर दिया। वो 2 बार एग्जाम लेगा। अब जो पहला एग्जाम है उसका वो पूरा नॉन टेक के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन जो सेकंड एग्जाम है वो पूरा टेक्निकल होगा। उस टेक्निकल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस उन्होंने एसएससी जेई के नोटिफिकेशन से उठा के पेस्ट कर दिया है। वो पूरा एज इट इज है विद सम माइनर चेंजेस। वो माइनर चेंजेस क्या होंगे आपको टाइम के साथ पता चलते रहेंगे। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एसएससी जेई में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो इसका पेपर 1 का लेवल है, वही यहाँ होगा। अब यहाँ मैं कुछ लिख नहीं रहा कि इसका वेटेज कितना होगा, क्यों? क्योंकि ये पहली बार होने जा रहा है। ये आरआरबी जेई में बहुत वैकेंसीज आई हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को उम्मीद करेंगे आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि एक रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी का हो। फिर बात करता हूँ मैं स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स की। यूपी SSSC जेई, इसका पेपर मैंने कई बार देखा। इसका वेटेज टेक्निकल का 150 नंबर का होता है। 150 नंबर में से कभी कभी ये 40 नंबर तक इलेक्ट्रिकल मशीन्स को दे देते हैं। अब आप सोच सकते हो 40 आउट ऑफ 150 मार्क्स कितना हैवी वेटेज है। बात करता हूं मैं इस एक दूसरे एग्जाम की, DSSB। इसका वेटेज भी इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। अब मैं बात करूं सेंट्रल लेवल के एग्जाम की, जैसे कि वाईजैग स्टील। जब भी वाईजैग स्टील, ये पीएसयूज है, इसको कहते हैं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, लेकिन ये विजयवाड़ा में है इसलिए इसको शॉर्ट में वाईजैग स्टील ही कहते हैं, ये कॉमन नेम है। ये 2 एग्जाम निकालता है बेसिकली, एक जेई फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट, दूसरा मैनेजमेंट ट्रेनी फॉर बीटेक, जेई डिप्लोमा का पेपर होता है टेक्निकल का पार्ट 75 नंबर का, और 75 में से लगभग 25 to 30 क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल मशीन्स के होते हैं। दूसरा पेपर होता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग। इसमें 100 में से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल मशीन्स के होते हैं। कभी कभी ये 30 से ज़्यादा हो जाता है। जो मैंने लास्ट टाइम का पेपर देखा उसमें 32 क्वेश्चन आए थे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पेपर में, इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट से। अब बात करूंगा मैं मेट्रो के लेवल की, क्योंकि इंडिया में
आज के टाइम में करंट गवर्नमेंट ने मेट्रो का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। तो सबसे मेन मेट्रो है डीएमआरसी। अगर मैं डीएमआरसी जेई की बात करूं और एई, ये दोनों का रिक्रूटमेंट करता है, एई एंड जेई, तो इसमें भी इसका वेटेज बहुत ज़्यादा जाता है। अगर मैं इसे कह सकता हूँ इट इज़ द बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि आपको इस सब्जेक्ट में सिखाया जाएगा कि आप जो इंस्ट्रूमेंट्स मशीन्स जो काम करती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। क्यों? क्योंकि एक कहावत है बहुत ज़्यादा फेमस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, शायद आपने सुना होगा ना तो आपने हवा को देखा ना आपने पानी को देखा। कुछ लोग कहेंगे पानी का कलर होता है, मैं शुद्ध गंगा जल की बात कर रहा हूँ, पानी का कोई कलर नहीं होता। तो इस हिसाब से मैं पहले ना तो आपने फ्लक्स को देखा ना आपने करंट को देखा, लेकिन फिर भी मोटर चलती है, फिर भी मोटर चलती है। अब वो चलती कैसे है, इसका आइडिया हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में दिखाया जाता है कि सारा काम कैसे होता है। तो ये था सारे एग्जाम के अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट का वेटेज। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट्स में कौन कौन से इन एग्जाम्स के अकॉर्डिंग टॉपिक्स हैं और किसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है और किस पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि एग्ज़ाम में आए तो वो सीधा आप उसे टिक कर दें। आपने वो चीज़ देखी, आप उसे टिक कर दें। ये तो आपको कहीं ऐसा ना लगे अरे ये चीज़ तो हमने पहली बार सुनी है। मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 2 साल गेट से एमटेक किया था। तो मेरा कॉलेज था संत लोगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, वहाँ मैं गेट के बिहाफ पे स्कॉलरशिप मिलती थी। तो मैंने 2 साल डिप्लोमा के बच्चों को और बीटेक के बच्चों को पढ़ाया विद इन कॉलेज। और मैं 2016 के बाद से गेट लेवल पे क्लास लेता हूँ, जेई की क्लास लेता हूँ। मैंने देखा है डिप्लोमा के बच्चों को और बीटेक के बच्चों को जो फाउंडेशन होता है ना, फाउंडेशन, जैसे अगर मैं कहूँ अगर कोई मकान बनाते हैं तो उसकी नींव बहुत ज़्यादा बेसिक होती है। बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं होती, पर उन्हें डिग्री कंप्लीट करा दी जाती है, डिप्लोमा कंप्लीट करा दिया जाता है। लेकिन जब वो कंपटीशन में उतरते हैं रियल लाइफ में, रियल लाइफ के कंपटीशन का मतलब जब आपको जॉब लेनी होती है, और वहाँ रेस ऐसी होती है जो आपने 3 इडियट्स में देखी होगी। तो वहाँ आपको अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ज़िंदगी का सवाल है, वहाँ आपको सर्वाइवल के लिए अपने बहुत फाइट करना पड़ेगा। तो वहाँ आप छोटी छोटी चीज़ों को आप स्किप नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें मैं इस इलेक्ट्रिकल मशीन्स में डिस्क्राइब करता रहूँगा, वो आप थोड़ी देर में देखेंगे। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट का सिलेबस, जो आपको ऑल इंडिया लेवल पे, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम हो चाहे वो एई का एग्ज़ाम हो, आपको पढ़ना है, एग्ज़ाम में आता है। पहली चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आज के टाइम में जब से एसएससी जेई का एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ है या आरआरबी के एग्ज़ाम जब से ऑनलाइन होने लग रहे हैं या अदर एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होने लग रहे हैं, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, ऑब्जर्व की है उनके पेपर्स को देख के कि डिप्लोमा का जो सिलेबस असाइन होता है नोटिफिकेशन में, उससे बहुत सारी चीज़ें बाहर पूछी जाती हैं। आप ये मैं जो कह रहा हूँ उसे आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। आप उनकी नोटिफिकेशन में जाके वहाँ चेक कर सकते हैं और उनके पेपर्स को देख सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट की सिलेबस, मैं वो सिलेबस पढ़ाऊँगा जो ऑल इंडिया लेवल पे सारे एई और जेई को कवर करे। तो इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट में सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक ऐसे चैप्टर से, शायद आपने नाम सुना होगा या बुक में उसे इग्नोर करके चले होंगे आप, उसका नाम है मैग्नेटिक सर्किट। अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, मैग्नेटिक सर्किट सब्जेक्ट को, टॉपिक को, चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तो ये आगे चल के दिक्कत देता है कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करेगा। क्यों? ना तो एक एंड दूसरे एंड से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड लेकिन पावर पहुंच जाती है। इंडक्शन मोटर में क्या होता है भाई, स्टेटर पे सप्लाई दी, ठीक, अब उसकी जो रॉड शाफ्ट होती है रोटर की, वो कनेक्टेड तो नहीं है किसी भी पार्ट से, लेकिन वो घूम कैसे जाता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम में पावर ट्रांसफ़र हो रही है। तो इन सबको डिटेल में समझने के लिए हमें सबसे पहले स्टडी करना होगा एक सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैग्नेटिक सर्किट्स। हिंदी में कहते हैं इसे
चुंबकीय परिपथ, मैग्नेट मीन्स चुंबक, सर्किट मीन्स परिपथ। अब इसमें आप पढ़ेंगे क्या क्या, इसमें आप पढ़ेंगे क्या क्या, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, फैराडेज लॉ, एक चीज और आपने लॉ पढ़े होंगे, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। ये जो आपका जो बीटेक का जो फर्स्ट ईयर का कन्फ्यूजन बना हुआ आया है, या डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर का कन्फ्यूजन बना हुआ आया है, ये आपका क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर के अंदर कि इस हैंड को कब यूज करना है, इस हैंड को कब यूज करना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग पता चलेंगी। दूसरा कि एक चुंबकीय परिपथ कैसे फॉर्म होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर एक चुंबकीय परिपथ होता है, अगर उसे मैं एक मैग्नेटिक सर्किट में डिस्क्राइब करूं तो वो कैसे फॉर्म बनेगा। फिर हम कहते हैं भाई इलेक्ट्रिकल मशीन में मैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स की हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसे, जैसे आपने टर्म सुने होंगे, बहुत फेमस टर्म होता है हिस्टैरिसीस, कोर लॉस, आयरन लॉस, मैग्नेटिक लॉस, ये सारे लॉस यानी कि हानियाँ, क्षय, क्षत्रिय वाला क्षय। अब ये कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, एक करंट्स होती हैं जिन्हें कहते हैं हम एडी करंट्स, हिंदी में कहते हैं भंवर धारा। किसी को नहीं पता कि बनती कैसे हैं, मैंने बहुत बच्चों से ऑब्जर्व किया है, वो कहेंगे ये ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें कि बन कैसे रहा है ये डिस्कस की जाएंगी। अब बात करूं इस चैप्टर के सिलेबस के अलावा इसका वेटेज की। इसका वेटेज ऐसा है, अगर ये एग्जाम में नहीं भी आ रहा है ना तो ये फाउंडेशन है। दूसरी चीज, ये एसएससी जेई में 4 से 5 नंबर का आता है, यूपी ट्रिपल एससी जेई में कभी कभी ये 15 से 22 नंबर तक पहुंच जाता है। आप यूपी ट्रिपल एससी जेई का 2015 और 2016 का पेपर चेक कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। दूसरा आता है ट्रांसफार्मर। हिंदी में ऐसे कहते हैं परिणामित्र। आपने अपनी गली के बाहर छोटा सा खंबे पे टंगा हुआ या कॉलोनी में लोहे की सरियाओं से कवर्ड हुआ, अगर आप गांव में रहते हैं तो डस्टबिन के शेप में पोल पे टंगा हुआ ट्रांसफार्मर देखा होगा, उसे स्टडी करेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या स्टडी करेंगे हम, सबसे पहले स्टडी करेंगे हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। एकल कला परिणामित्र, 3 फेज ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, स्वपरिणामित्र। एक नया टॉपिक पूछा जाने लगा है 2015 के बाद से एसएससी जेईई में ट्रांसफार्मर से, लेकिन जो एक्चुअल सिलेबस में नहीं है। ये टॉपिक पहले गेट में और आईएएस में पूछा जाता था। उसका नाम है 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और टर्शियरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। इसमें देखेंगे हम कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर अगर आइडियल है तो कैसे काम करता है, उसके लॉसेस, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एनालिसिस, यही चीज़ अप्लाई करेंगे हम 3 फेज में। 3 फेज के कनेक्शंस कैसे कैसे होते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में डिफरेंस क्या है, कहाँ कब इस्तेमाल होता है। 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में छोटा सा डिस्कस करूँगा। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछा जाता है, कभी कभी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाता है। आएगा स्कॉट टी कनेक्शन, एक स्पेशल टॉपिक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है डिफरेंट जेईई एंड डीई एग्जाम में। ये है हमारा ट्रांसफार्मर का सिलेबस। उसके बाद में मैं आता हूं अगर मैं ट्रांसफार्मर के अंदर वेटेज की बात करूं तो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है इस टॉपिक का। उसके बाद में इसका, अगर मैं बात करूँ ट्रांसफार्मर से अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 10 में से 5 या 6 इसके, 1
2 मे बी 1 और 1-2 क्वेश्चन इससे आते हैं। फिर आता है हमारा डीसी मशीन। आपको अभी एक चीज क्लियर कर दूं, ट्रांसफॉर्मर मशीन नहीं है, ये आपको बाद में पता चलेगा ट्रांसफॉर्मर मशीन क्यों नहीं है। दूसरी चीज डीसी मशीन, इसे कहते हैं दिष्ट धारा यंत्र। जैसे आपने चार्जर देखा होगा, सॉरी ट्रिमर देखा होगा, ट्रिमर में आप बैटरी कनेक्ट करके चलते हो और आप ट्रिमिंग करते हो, तो उसमें एक मोटर लगी होती है। वो काम कैसे करती है, बैटरी है यानी डीसी होगा, तो उसका एक एप्लीकेशन हो गया। मिक्सर्स में ये हम इसमें देखेंगे। अब मशीन्स का मतलब होता है जनरेटर एंड मोटर बोथ, तो इसमें देखेंगे हम डीसी जनरेटर्स एंड डीसी मोटर्स। फिर देखेंगे हम इंडक्शन मशीन्स। जैसे ही अगर मैं आपसे इंडक्शन वर्ड बोलता हूँ, इंडक्शन मोटर, आपको 3 इडियट मूवी का एक डायलॉग याद आता होगा, जब वीरू सहस्त्र बुद्धे या वायरस राजू रस्तोगी से पूछते हैं इंडक्शन मोटर काम कैसे करती है। कॉलेज क्लास का सीन होता है वो। तो चलिए सर, मजा का पार्ट। अब एक चीज़ देखते हैं, इंडक्शन मशीन। लेकिन आपने देखा होगा, आपने ज़्यादातर अपने कॉलेज करिकुलम में इंडक्शन मशीन नहीं पढ़ा होगा, इंडक्शन मोटर सुना होगा। आपको इंडक्शन जनरेटर के बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया होगा। बात करता हूँ मैं यहाँ इंडक्शन मोटर की। इंडक्शन मोटर के बारे में आपने ज़्यादातर क्यों सुना, ये भी रीज़न मैं बताऊंगा। और सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का होता है इंडक्शन मशीन के टॉपिक में। इंडक्शन जनरेटर को क्यों यूज नहीं करते, अगर करते हैं तो कहाँ यूज करते हैं, ये भी बताऊंगा। इससे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन है ना, अभी भी जेई और एई लेवल पे काफ़ी सारे एग्जाम्स में इंटरव्यू होता है, वहाँ कभी कभी ये क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है कि वेयर इज द इंडक्शन जनरेटर बी यूज्ड, तो आप बता सकते हैं। ये एग्जाम्स में नहीं आता। यहाँ बात करूँ डीसी मशीन की, दोनों का वेटेज लगभग बराबर होता है एग्जाम के हिसाब से। ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। मैं इधर का पार्ट मिटा रहा हूँ, इसका वेटेज थोड़ा थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन का होता है। यहाँ हो गए हमारे 3 टॉपिक, 1, 2, 3। इसको मैंने टोटल 6 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट है मैग्नेटिक सर्किट, दूसरा पार्ट है ट्रांसफार्मर, तीसरा पार्ट है डीसी मशीन, चौथा पार्ट है इंडक्शन मशीन, 5वां पार्ट है सिंक्रोनस मशीन। यहाँ आपको पता चलेगा सिंक्रोनस मशीन, इसका नाम सिंक्रोनस ही क्यों पड़ा, कुछ और नाम क्यों नहीं पड़ा, इसका नाम इंडक्शन क्यों पड़ा। इसके अंदर आप पढ़ेंगे सिंक्रोनस जनरेटर्स, जिन्हें अल्टरनेटर भी कहते हैं। अल्टरनेटर क्यों कहते हैं ये भी पता चलेगा। सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का होता है इस चैप्टर के अंदर। फिर आप पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर्स। यहाँ वही सिनारियो है जो इंडक्शन मशीन्स में है। इंडक्शन मोटर ज़्यादा होती है या इंडक्शन जनरेटर का वेटेज ज़्यादा होता है। छठा होगा फ्रैक्शनल यानी कि छोटे, बहुत छोटी छोटी फ्रैक्शनल हॉर्स पावर और किलोवाट मोटर्स। किलोवाट यानी कि 1000 वॉट्स, हॉर्स पावर मीन 746 वॉट्स। फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स। फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स में सबसे पहले आप पढ़ेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स।
इसके अगर मैं नाम बताऊं आपको तो आपको समझ में आएगा। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन। कुछ टर्म बताता हूँ आपको। ऑक्सिलरी वाइंडिंग यहाँ यूज होती है। इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा पार्ट इसी से पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पार्ट इसी से पूछा जाता है। और आपके घर में फैन होगा, जैसे मेरे ऊपर लगा हुआ है फैन, इसमें कौन सी मोटर है? आपके यहाँ पानी की मोटर है, वो कौन सी मोटर है? आपके यहाँ वॉशिंग मशीन होगी, उसमें कौन सी मोटर है? और जो डेली लाइफ में जो मोटर्स यूज होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे, काम कैसे करती है और इनकी परफॉर्मेंसेस। परफॉर्मेंस मीन्स कि कौन किससे बेहतर है और क्यों है। दूसरा, परमानेंट मैग्नेट मोटर्स। इसमें एसी भी मोटर भी आती है, इसमें डीसी मोटर भी आती है। परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर, परमानेंट मैग्नेट सिंगल फेज एसी मोटर, परमानेंट मैग्नेट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, डीसी मोटर पीएमडीसी हो ही गया। फिर थर्ड मोटर आता है, थर्ड पार्ट आता है इसका, स्पेशल मोटर्स। कुछ स्पेशल मोटर होती हैं, स्पेशल मोटर होती हैं। जैसे मैं बात करूं, स्टेपर मोटर है इसी का पार्ट ही, लेकिन मैंने उन्हें अलग से लिखा है क्योंकि इनकी कुछ खासियत होती है। जैसे घड़ियों में आपकी जो वॉचेस होती हैं उनमें कुछ लगी हुई होती हैं, वो स्टेपर मोटर होती है। कैसे मूव करेंगे, टिक टिक टिक, उसका मूवमेंट एंगल्स में होता है। इनका मूवमेंट, इनका साइकिल्स पर सेकंड या रेवोल्यूशन पर मिनट में होता है। इसका रोटेशन बहुत स्लो होता है, इसलिए अलग से पढ़ेंगे। इसका एप्लीकेशन पूछा जाता है, इसमें से पूछा जाएगा एप्लीकेशंस। और एक फॉर्मूला होगा टूथ, इसमें कितने टूथ लगे हुए हैं, इसका एप्लीकेशन पूछा जाएगा। और कंपैरिजन, इसमें एप्लीकेशन पूछा जाएगा और कंपैरिजन और उसका सर्किट, ये इसके अंदर कौन सा पार्ट है तो कैसे काम करता है। अब मैं बात करता हूँ इस सिलेबस से हटके इन जनरल। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा मैग्नेटिक सर्किट से। मैग्नेटिक सर्किट में आपको पूरे सब्जेक्ट का आइडिया हो जाएगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। अभी तक आपने मैग्नेट सुना था, फ्लक्स सुना था, जितने भी टर्म आपने सिर्फ सुने ही थे, लेकिन आपको यहाँ आइडिया हो जाएगा कि चीज़ें काम करती कैसे हैं। दूसरी चीज़, अगर मैं बात करूँ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर इंडक्शन मोटर या इंडक्शन मशीन के सिमिलर कैसे है, इंडक्शन मशीन सिंक्रोनस मशीन के सिमिलर कैसे है, सिंक्रोनस मशीन डीसी मशीन के सिमिलर कैसे है। ये पूरा कंक्लूजन बताऊंगा आपको कि हम एक डिवाइस यानी ट्रांसफॉर्मर से हट के अगर दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे चैप्टर में जा रहे हैं तो वो एक दूसरे से सिमिलर कैसे है। वो भी सारी सिमिलरिटी सबसे पहले मैग्नेटिक सर्किट में कैसे मिलती है हमें, वो धीरे धीरे करके आपको पता चलता चला जाएगा। अब बात करूं इस पार्ट को सारे के सारे बच्चे नेगलेक्ट करके चलते हैं। क्यों? अरे ट्रांसफॉर्मर बहुत अच्छा टॉपिक है, इसका वेटेज ज़्यादा है। लेकिन मैंने जितना ऑब्जर्व किया है जेई लेवल और ई लेवल के एग्ज़ाम्स में, इस टॉपिक से लगभग है ना 3 से 4 क्वेश्चंस, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कभी कम भी हो जाता है। लेकिन है ना, ये ऐसा सब्जेक्ट है, ये इस सब्जेक्ट का ये ऐसा पार्ट है जिसे आप स्किप करके नहीं चल सकते। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ये सब्जेक्ट फिनिश हो जाए तो आप है ना इसके एक चार्ट पेपर बनाइए। मैं आपको बताऊंगा कि वो चार्ट पेपर है कैसा। उसमें इंडिविजुअल मोटर की कुछ कुछ खासियत लिख लेनी है, ताकि आप जब है ना एग्ज़ाम देने जाएं एक सिटी से दूसरे सिटी या 1 नाइट बिफोर द एग्ज़ाम, आप उस चीज़ को रिवाइज कर लें। क्योंकि ये चीज़ें ना आप आज याद कर लोगे
फिर भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि है ना, इंसान की आदत होती है भूलने की। आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे धीरे धीरे करके। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारा सबसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहला चैप्टर हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट का, चैप्टर नंबर 1, मैग्नेटिक सर्किट। इसे कहते हैं चुंबकीय परिपथ। मैं इसे लिखता हूँ, चैप्टर 1, मैग्नेटिक सर्किट। ये सबसे पहला चैप्टर है हमारा इस टॉपिक का। मैं सभी स्टूडेंट्स से एक अनुरोध करूंगा कि जब भी वो पढ़ने बैठे मेरे द्वारा बताए गए सब्जेक्ट्स को, तो उन सभी से गुजारिश है वो अपने हाथ में, अपने पास कम से कम 2 डिफरेंट कलर के पेन का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ जो चित्र बनाऊंगा, डायग्राम्स बनाऊंगा, वो मैं डिफरेंट पेन का यूज करके बनाऊंगा ताकि आपको चीज़ें क्लैरिटी से समझ में आए। क्योंकि कुछ डायग्राम इलेक्ट्रिकल मशीन में थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, अगर मैं सेम पेन का इस्तेमाल करके बनाऊंगा तो आपको समझ में ना आए। और मैं आपसे ऐसा करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, ताकि जब आप नोट्स बनाने के बाद में उसे रिवीजन करें तो आपको भी चीज़ें उतनी क्लैरिटी के साथ दिखाई दें। समझता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो मैग्नेटिक सर्किट में अगर सबसे पहले बात करूँ, परिपथ आप जान गए होंगे होता क्या है। परिपथ का मतलब होता है एनी क्लोज पाथ, उसे कहते हैं परिपथ। जैसे आपने फार्मूला 1 का नाम सुना होगा। फार्मूला 1 जो रेस होती है उसके ट्रैक को कहते हैं सर्किट। अब फार्मूला 1 रेस का मतलब क्या होता है, जिसमें छोटी छोटी गाड़ियाँ बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करती हैं। उसमें क्या होता है, जहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है गाड़ी घूम फिर के वहीं लौट के आती है। एक एग्जाम्पल हो गया सर्किट का। अब जैसे आपने एक टर्म सुना होगा, करंट क्लोज पाथ में फ्लो होती है। करंट क्लोज पाथ में फ्लो होती है, कभी भी ओपन पाथ में फ्लो नहीं होती। तो करंट का जो पाथ है, रास्ता है जो उसने ट्रेवल किया है, उसे कहेंगे हम सर्किट। बात करते हैं मैग्नेटिक की। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज ए मैग्नेट एंड टेल मी समथिंग अबाउट ए मैग्नेट, आप सीधे कहेंगे एक चुंबक होती है, उसमें 2 पोल होते हैं, जैसे कोई नेशनल पार्टी का प्रवक्ता है। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, चुंबकीय लाइन निकलती हैं और एक दूसरे में जाके क्लोज पाथ में ट्रेवल करती रहती हैं। पर मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके चलूँगा कि सिर्फ एक मैग्नेट से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट पढ़ने के लिए एक मैग्नेट के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। क्यों? जितनी मैंने अभी यहाँ पर सिलेबस में डिवाइसेस, मशीन्स, और आप आगे चैप्टर्स पढ़ोगे, सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, जैसे मेजरमेंट और भी बहुत सारे, पावर सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट्स आती हैं, उनके बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट मतलब चुंबकीय छड़। बार मैग्नेट का मतलब है, अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे, एक मैग्नेट कुछ इस तरीके से, जो 2D में रेक्टेंगुलर शेप में हो, थोड़ा सा उठा हुआ हो, जिसमें ना आप 2 पोल आसानी से देख सकें। तो उसका मैं 2D डायग्राम यहाँ बनाता हूँ। जैसे अज्यूम कीजिए ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट। अब मैग्नेट में सबसे पहली खासियत क्या होती है कि इसमें जब भी इसे फॉर्म किया जाएगा, इसके अंदर 2 पोल होंगे। एक होगा नॉर्थ पोल, एक होगा साउथ पोल। चाहे मैं इसे
ऐड कर करके, ऐसे बहुत सारे मैग्नेट को ऐड कर करके एक जाइंट मैग्नेट, बड़ी मैग्नेट चुंबक बनाऊं, तो भी उसमें 2 पोल होंगे, 3 नहीं होंगे। या फिर मैं इसके स्मॉल 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 पीस कर दूं, माइक्रो लेवल पे पीस कर दूं, इसको सेगमेंट कर दूं, फिर भी इसके अंदर 2 ही पोल होंगे। तो ये कहा जाता है ए मैग्नेट हैज 2 पोल्स और मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन ए पेयर, यानी कि एक मैग्नेट में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, या एक मैग्नेट में हमेशा 2 पोल एग्जिस्ट करेंगे, 3, 4, 1 नहीं करेगा। ठीक, तो मैं सारे पॉइंट्स एक एक करके बोर्ड के इस हाफ में लिखता जाऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या पता चला, एक मैग्नेट को आप कितना बड़ा कर दें, कितना छोटा कर दें, उसके अंदर हमेशा क्या होंगे, 2 पोल। ए मैग्नेट हैज टू पोल्स। अब एक चीज देखिए, अब 2 पोल्स, आप है ना, अब मैं आपसे कहूंगा नॉर्थ पोल, तो आप कैसा लिखो, NORTH, जबकि आपसे शॉर्ट में निपटा सकते हैं, N पोल मीन्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दिस इज ऑल्सो करेक्ट इन एनी रिटन एग्जाम, इट इज करेक्ट। सेकेंड पॉइंट, आप कहोगे इसमें चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। पहली चीज, चुंबकीय बल रेखा है, और चुंबकीय बल रेखाएं मीन्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, एंड चुंबकीय अभिवाह रेखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। इसे आप डिटेल में आगे पढ़ सकते हैं या आप अपने से देख सकते हैं सर्च करके, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए आप सेम कर सकते हो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप सेम नहीं कर सकते। तो यहाँ मैं कहूँगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इस चीज़ ध्यान रखिएगा, चुंबकीय अभिवाह रेखा है, फ्लक्स को हिंदी में कहते हैं अभिवाह। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए चुंबकीय अभिवाह रेखा है। ठीक, तो चुंबकीय अभिवाह रेखाएं या मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से निकलती है। अभी मैंने 2 मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को दिखाया है चुंबक के बाहर। अब नॉर्थ पोल से निकलने का मतलब क्या है, इनकी डायरेक्शन नॉर्थ से निकलता हुआ होगा, ऐसे करके। और जितनी भी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस नॉर्थ पोल से निकली हैं उतनी ही साउथ पोल में एंटर करेंगी, ना एक कम ना एक ज़्यादा। जैसे मैं कहूँ, आपको एक यूनिट बताता हूँ, इसे आप ध्यान रख के चलिएगा एग्जाम के हिसाब से। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट 1 वेबर। फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर MKS में। अब एक चीज़ देखिए, मैंने 1 इधर लिखा है, अगर आप देख पा रहे हैं 1 इधर लिखा है, W बड़ा बनाया है, B छोटा बनाया है, और इसके बीच में स्पेस दिया है। आप SSC JEE का कन्वेंशनल पेपर दोगे तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। अगर मैं फ्लक्स की मैंने यहाँ पर क्वांटिटी लिखी है और यहाँ यूनिट लिखी है, तो क्वांटिटी और यूनिट में थोड़ा सा स्पेस दे के चलिए, कभी भी इन दोनों को चिपका के मत लिखिए। लिखते टाइम आपसे हो जाएगा, पर आप कोशिश करिए। अभी से आप धीरे धीरे करके चेंज लाएंगे तो कन्वेंशनल में आपके जो नंबर कटते थे ना कॉलेज टाइम में, कैसे पेपर देखा, अरे इसके मैं इतने करके आया हूँ, इतने करके आया हूँ, अंदाजा लगाया कितने आएंगे नंबर 70, पर कट पिट के गाड़ी कहाँ पहुँचती थी 40-50, फिर 100 से नंबर कैसे कट गए, मास्टर खराब होगा। आप कभी भी ऑब्जर्व नहीं करते आपने कैसी कैसी सिली मिस्टेक्स की हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। किसी भी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते टाइम आपको उसकी जो क्वांटिटी है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, वो आपको यहाँ लिखना है, उसके स्पेस देके थोड़ा सा उसकी यूनिट यहाँ लिखनी है। अब एक चीज़ देखिए, W बड़ा क्यों? अब वेबर को 2 लेटर से लिखते हैं, W और B। अब जो W है वो बड़ा लिखा जाएगा, यानी कि जो भी क्वांटिटी की यूनिट
किसी साइंटिस्ट के नेम से ड्राइव हुई हैं। साइंटिस्ट के नेम, ये वेबर एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम से ड्राइव हुई हैं, WEBER, WEBER। तो W और B लिया गया है, तो सबसे पहला लेटर बड़ा बनाया जाएगा, ठीक। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10 to the power 8 फ्लक्स लाइन्स। ये 10 to the power 8 है, 8 फ्लक्स लाइन्स। मेरा F थोड़ा सा उल्टा बनता है, इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। फ्लक्स लाइन्स यानी कि यहाँ से जो यहाँ से जो फ्लक्स लाइन निकल रही हैं ये इंटीजर होंगी, आधा पौना नहीं होंगी, ये 1.25 1.5। समझिए ना मैं कहना चाह रहा हूँ कि 10,000 निकल रही हैं, ये कंप्लीट इंटीजर होंगी, ठीक। अब एक चीज़ देखिए, जो फ्लक्स होता है 1 वेबर बहुत बड़ी यूनिट होती है, जो जनरली फ्लक्स होता है मिली वेबर में लेके चलता हूँ, तो 1 मिली वेबर इक्वल्स टू 10⁵ फ्लक्स लाइन, ठीक। हमें 10⁵ फ्लक्स लाइन मीन्स 1,00,000। अगर मैं कहूँ इस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ में ध्रुव सामर्थ्य है, यानी कि ध्रुव सामर्थ्य मतलब इस मैग्नेट से कितना फ्लक्स लाइन इधर से निकल रही है, इधर कितना एंटर करेंगी, तो इधर से जितनी भी फ्लक्स लाइन निकल रही हैं उतनी ही यहाँ एंटर करेंगी। अगर यहाँ से 1,00,000 फ्लक्स लाइन निकल रही हैं तो यहाँ पर 1,00,000 फ्लक्स लाइन ही एंटर करेंगी, ना कि 99,999 और 1,00,001 नेक के होते हैं 1,00,001 ना, जो 99,999 होते हैं ऑनलाइन सेल्स वाली कंपनियों के, इसी चीज़ ध्यान रखें। 1,00,000 है तो 1,00,000, ठीक। अब जितनी यहाँ से निकली है उतनी ही यहाँ एंटर करेंगे, ठीक। तो मैं ये कह सकता हूँ नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एट एन पोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एट एस पोल फॉर ए सेम मैग्नेट। दूसरा पॉइंट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस at n pole is equal to number of flux lines at S pole। दूसरी चीज, 2 पॉइंट हो गए हमारे। अब मैंने बता दिया कि यहाँ से जो फ्लक्स लाइन निकल रही हैं वो यहाँ से ऐसे जाएंगी, ठीक। पर दूसरा पॉइंट, अब यहाँ जो फ्लक्स लाइन ट्रेवल तो कर रही हैं आप देख सकते हैं, पर मैग्नेट के अंदर इनका नेचर कैसा होगा वो भी देखते हैं। अब होता क्या है, जो चुंबकीय अभिवाह रेखा या मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस होती हैं वो हमेशा एक क्लोज पाथ में ट्रेवल करती हैं। कैसे? चुंबक के बाहर ये नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पोल में जाएंगी, और फिर चुंबक के अंदर ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल में एंटर करती हैं। ध्यान रखिएगा, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ, ठीक। ये कंसेप्ट आपको इलेक्ट्रिकल मशीन में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्लस कहाँ मिलेगा, माइनस कहाँ मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे डिसाइड करेंगे, वो उसी से पता चलेगा कि हमारे रेस्पेक्टिव नॉर्थ एंड साउथ पोल्स कहाँ हैं। हम वाइंडिंग फॉर्म करेंगे कि मोटर क्लॉकवाइज घुमानी है या एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है, ये सारी चीज़ें हमें यहीं से पता चलेंगी। मैं फिर कह रहा हूँ, इन पॉइंट्स को आप थोड़ा ध्यान से देख के चलिएगा। अब ये पॉइंट आपको बाद में पता चलेगा कि ये ना, ये यहाँ मैंने थोड़ा सा ना कर्व नेचर दिया है, कर्व समझते हो ना, थोड़ा सा घुमा घुमा के कहते ना, और यहाँ मैंने ना सीधा बनाया है, ये आपको बाद में बताऊंगा, ठीक। तब तक आप सर्च करिएगा अगले लेक्चर्स के लिए। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर पॉइंट क्या बना, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ट्रेवल इन ए क्लोज्ड पाथ। मैग्नेटिक, ध्यान दीजिएगा, फील्ड नहीं लिखना है यहाँ पर, फ्लक्स लाइंस ट्रेवल इन ए क्लोज्ड पाथ।
अब क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या होता है? सर्किट, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया। डायरेक्शन क्या होती है? एन पोल टू एस पोल, कहाँ? आउटसाइड द मैग्नेट। एस पोल टू एन पोल, इनसाइड द मैग्नेट। उम्मीद करता हूँ ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगला पॉइंट मैं लेके चल रहा हूँ, जैसे अगर इसकी मैंने लेके चला था 1 लाख फ्लक्स लाइन यहाँ से निकल रही है। आप कहोगे सर 1 लाख का स्टेडियम तो बहुत बड़ा होता है, तो फ्लक्स लाइन कैसे ट्रेवल करती होंगी? अब एक चीज़ देखिए, ये फ्लक्स लाइंस अगर मैं 1 लाख लेके चलूँ तो 1 लाख फ्लक्स लाइन इस स्पेस में, स्पेस मीन ऊपर भी, इसके अंदर भी, अगर मैं हवा में लटका दूँ इधर भी, जैसे ये है, ये मैग्नेट मान लीजिए 1 लाख इधर 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 इधर, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होंगी, वितरित होंगी, सब जगह फैल के ट्रैवल करेंगी। और वो इस तरीके से ट्रैवल करेंगी कि एक फ्लक्स लाइन दूसरी फ्लक्स लाइन को काटना तो बहुत दूर की बात है, टच भी नहीं कर सकती। काटना तो बहुत दूर की बात है, टच भी नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आया था? ऐसे मैं समराइज करता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनीवेयर। एनीवेयर मीन्स कहीं भी, चाहे आप इस फ्लक्स लाइन के कितने भी पास आ जाएं, चाहे आप इससे कितने भी दूर आ जाएं, ठीक। अगर ये किसी जगह 2 फ्लक्स लाइन एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे मैं समराइज करता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट का हिंदी मतलब होता है प्रतिच्छेदन। एनीवेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर ये वर्ड है और नहीं है, मान लीजिए 2 ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ एनीवेयर लिखा हुआ है और एक में नहीं लिखा हुआ है, करेक्ट दोनों ही हैं, पर विच इज़ द मोस्ट करेक्ट, तो आपको एनीवेयर वाले पर टिक करना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये हो गए हमारे 4 पॉइंट। मैंने एक एक करके समराइज करता हूँ। पहली चीज़, एक मैग्नेट में 2 पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक, चाहे कितना बड़ा करते हैं कितना छोटा करते हैं। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन, यहाँ जितना फ्लक्स है ये फ्लक्स लाइन है वहीं यहाँ होगा, ठीक, ना एक फ्लक्स लाइन ज़्यादा और कम। अब जितनी भी फ्लक्स लाइन है वो एक क्लोज पाथ में ट्रैवल करेंगी, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, ठीक। फिर चौथा पॉइंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक इस तरीके से ट्रैवल करेंगे, एक दूसरे को काटेंगी नहीं, टच भी नहीं करेंगे। अब इस पर जरा क्वेश्चंस देखते हैं। पहली चीज़, यहाँ जो मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है ये एसएससी जेईई का क्वेश्चन है, 1 नंबर का। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर पर, ठीक। इन 2 पॉइंट को मिला के वाईजेग स्टील के 2017 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था मैनेजमेंट ट्रेनिंग के एग्जाम में। वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपने डायग्राम बना लिया होगा, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, इफ ए बार मैग्नेट हैज पोल स्ट्रेंथ ऑफ m वेबर। क्या दिया हुआ था? पोल स्ट्रेंथ कितनी है? m वेबर। पोल स्ट्रेंथ मीन्स फ्लक्स कितना है? m। ये मिली वाला m नहीं है, ये क्वांटिटी कितनी मिली? m वेबर। यानी कि यहां से m फ्लक्स लाइन निकल रही है और यहाँ m फ्लक्स लाइन एंटर कर रही हैं, ठीक। तो ये कहा गया था, अगर इस मैग्नेट को
अगर इस मैग्नेट को परपेंडिकुलर टू द पोल, यानी कि ध्रुवों के 90 डिग्री एंगल पर, समकोण पर ऐसे काट दिया जाए इस तरीके से करके, तो जो दो नई मैग्नेट फॉर्म होंगी उनकी पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव सामर्थ्य कितनी होंगी, यानी कि उनमें से कितनी फ्लक्स लाइन होंगी रेस्पेक्टिव पोल्स पर। ठीक, ये क्वेश्चन वाइजैक स्टील यानी कि एक सेंट्रल लेवल के पीएसयूज में एमटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग बीटेक के एग्जाम में 1 नंबर का पूछा गया था। आप सोच सकते हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन गेट में भी आते हैं, आईएएस में भी आते हैं, आप देख सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस गेट और आईएएस के डिस्कस करूंगा इस सब्जेक्ट में। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में कुछ क्वेश्चंस गेट और आईएएस के 1-1 नंबर के प्रीवियस ईयर्स जेई और ई के एग्जाम में आते हैं। क्योंकि इजी क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा, जिसने कम मेहनत की है वो ज़्यादा टाइम में करेगा, आपने थोड़ी मेहनत की है तो कम टाइम में करेंगे, पर सिलेक्शन उससे नहीं होता। सिलेक्शन किससे होता है? जिसमें टफ क्वेश्चंस को करने की कुव्वत होती है। ठीक, और यही मैं आपको सिखाऊंगा। इजी तो आप देख के ही टिक कर दो, बात आती है टफ क्वेश्चंस की। और टफ क्वेश्चंस के साथ आप प्ले करोगे। प्ले मतलब कहोगे ये तो इतना आसान है, देखते हैं। ठीक, मैं लेके चल रहा हूँ, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। इस एग्जाम के ऑप्शंस क्या थे? m/2 m, यानी कि पहला ऑप्शन था m/2, दूसरा ऑप्शन था m, दूसरा था 2m, अगला था m/4। तो अगर मैं इसे ब्रेक करता हूँ ऐसे करके, आधा मैग्नेट इधर आया, आधा मैग्नेट इधर आया। ठीक, अब एक चीज बात गौर कीजिए, ये 2 मैग्नेट बन गए, 2 इंडिविजुअल मैग्नेट बन गए। आपको पता है जब ये मैग्नेट ब्रेक नहीं हुआ था, तो उस जगह यहाँ पर कौन सा पोल था? आपको पता चलेगा यहाँ कौन सा पोल था? नॉर्थ पोल। ठीक, अब ये कौन सा पोल था? साउथ पोल। अब देखते हैं इस पॉइंट को। इसमें कहा गया ए मैग्नेट हैज 2 पोल्स, यानी कि एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अगर ये एक चुंबक है तो इस बिंदु, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ एन है, तो यहाँ कौन सा होगा? यहाँ होगा साउथ पोल। यहाँ साउथ है तो यहाँ कौन सा होगा? नॉर्थ पोल। ठीक, अच्छी बात। और यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमें क्या निकालना है? पोल स्ट्रेंथ। अब एक चीज़ देखिए, जब ये मैग्नेट टूटा नहीं था तो यहाँ नॉर्थ पोल था, तो यहाँ से कितनी फ्लक्स लाइन निकल रही थी? m। यहाँ कितनी फ्लक्स लाइन एंटर कर रही थी? m। अब एक चीज़ देखिए, इस पॉइंट को, जितना फ्लक्स यहाँ है उतना ही फ्लक्स इस पहली मैग्नेट के यहाँ होगा साउथ पोल पर, यानी इधर भी m तो इधर भी m। अगर दूसरी मैग्नेट के इस साउथ पोल पर m फ्लक्स लाइन एंटर कर रही हैं तो n निकल रही होंगी। ठीक, तो जो रिजल्टेंट मैग्नेट टूट के फॉर्म हुई हैं, तो दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या होगी? m वेबर। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूँ। रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट को अलोंग परपेंडिकुलर द पोल बीच में से काट दिया गया है, जबकि उसकी पोल स्ट्रेंथ है m। जब वो काट दिया है तो 2 पार्ट में बट गई मैग्नेट, तो जो सेपरेट मैग्नेट फॉर्म हुई हैं तो उनकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी? ठीक, तो जो रिजल्टेंट पोल स्ट्रेंथ निकल के आई है वो आई है m। यानी कि अगर आप किसी मैग्नेट को, इसका कंक्लूजन क्या है? अगर आप किसी मैग्नेट को परपेंडिकुलर द पोल इंटरसेक्ट करते हो तो उसकी जो पोल स्ट्रेंथ निकल के आती है वो कितनी निकल के आएगी? सेम एज प्रीवियस। अब क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ तक पूछ लिया, अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करें। ठीक, हम चेंज करते हैं। कुछ बच्चों को मन में ख्याल आ रहा होगा,
भाई मेरे भी आता है, आपके भी आ रहा होगा। सर ऐसे तो काट दिया, भाई ऐसे काट दें तो भाई हो सकता है। अगर इस मैग्नेट को ऐसे काटा था, अगर ऐसे काट दें तो क्या होगा, यानी बीच में से काट दिया है। आई होप आप देख पा रहे होंगे, बीच में से काट दिया। अब जो मैग्नेट बनेगी उसका क्या सीन होगा, मतलब जो दो मैग्नेट होंगी, एक पतली सी ऊपर जाएगी, एक नीचे वाला हिस्सा, तो उनकी पोल स्ट्रेंथ क्या होगी देखते हैं। तब तक आप सोचिए, मैं डायग्राम बनाता हूँ। ठीक, तो एक चीज़ देखते हैं, मैं मैग्नेट को ब्रेक करता हूँ। एक मैग्नेट हो गई है, उसी मैग्नेट का दूसरा हिस्सा हो गया। ठीक, थोड़ा गौर से देखते हैं। जब इस मैग्नेट को अलोंग द पोल काटा तो इस साइड कौन सा पोल था, इस साइड कौन सा पोल था, तो आप देखेंगे यहाँ कौन सा पोल था, नॉर्थ पोल। यहाँ भी नॉर्थ था तो यहाँ भी नॉर्थ होगा। ठीक बात, यहाँ तक सही। अब इस पॉइंट पे आते हैं वापस लौट के। अगर एक मैग्नेट है तो उस पर हमेशा दो पोल एग्जिस्ट करेंगे, तो यहाँ भी साउथ होगा, यहाँ भी साउथ होगा। अच्छी बात, पर आंसर नहीं आया अभी। आंसर देखते हैं। अगर इस मैग्नेट को ऐसे ब्रेक किया गया है तो यहाँ देखते हैं हम, इस पूरे नॉर्थ पोल से एम फ्लक्स लाइन निकल रही थी। अगर इसे बीच में से काट दूं तो आधा एन पोल यहाँ आया, आधा एन पोल यहाँ आया, तो इसको मिला के और इसको मिला के टोटल फ्लक्स लाइन कितनी होनी चाहिए यहाँ पर, एम। अगर बीच में से काटा है, ये मैग्नेट यूनिफॉर्म है, तो कितना कितना आएगा यहाँ पर, m/2 एंड m/2। यहाँ m/2 है तो यहाँ भी क्या होगा, m/2, यहाँ भी क्या होगा, m/2। ठीक, समझ में आया। तो अब एक चीज़ गौर करते हैं, कंक्लूजन क्या है। अगर आप किसी बार मैग्नेट को या एक सिंपल मैग्नेट को परपेंडिकुलर पोल कितनी भी टाइम से काट दें, ऐसे 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 करके, मान लीजिए इतने बड़े के मैंने ऐसे ऐसे करके 10 पीस कर दिए, पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ऐसे 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 करके मैंने, ठीक, अलोंग द पोल के साथ ऐसे ऐसे काट दिए, तो उतने ही टाइम्स उसकी पोल स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी। ठीक, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये वाइजैक स्टील के एग्जाम में 1 नंबर पूछा गया था, और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। अब मैं मिटाता हूँ, इन पॉइंट को घोल के पी जाइएगा। ठीक, जब भी आपका ब्लड टेस्ट हो तो कुछ ना कुछ ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन निकल रही हो उसमें से। आई एम जोकिंग। अब आपने एक चीज गौर करी होगी, पढ़ा भी होगा, कि अगर हमें कोई मशीन बनानी है या कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है तो उसमें हमेशा मैग्नेट तो फिट नहीं होती, उसमें हमेशा मैग्नेट तो फिट नहीं होती। तो इसका क्या इलाज है, भाई हमें तो चाहिए मैग्नेट। वो मैग्नेट ऐसी हो कि जब हम चाहें उसे ऑन कर दें, जब हम चाहें उसे ऑफ कर दें, जैसे कि आपके घरों में लगने वाला स्विच, बटन दबाया मोटर चल गई, बटन दबाया मोटर बंद हो गई, यानी कि चुंबक बनी, चुंबक खत्म। ठीक, तो बार मैग्नेट क्या है, मतलब वो तो हमेशा ही मैग्नेट है। तो इस चीज़ को देखते हैं कि हम एक मैग्नेट बनाते कैसे हैं जिसके ऊपर हमारे पास कंट्रोल हो। तो उसको स्टडी करने से पहले आपको एक प्रिंसिपल को जानना होगा, एक सिद्धांत को जानना होगा, एक लॉ को जानना होगा। वो दिया था 1770 के करीब एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, आप उनको लास्ट नेम से जानते हो लेकिन फर्स्ट नेम नहीं जानते होंगे। और यही क्वेश्चन पूछा गया था SSC JEE के एग्ज़ाम में। उनका पूरा नाम है एंड्रे मैरी एम्पियर, एंड्रे मैरी एम्पियर। और उनका जो सिद्धांत था उसे कहते हैं हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ।
अब एक चीज़ देखिए इसमें जब ये एम्पियर सर्किटल लॉ है तो ये कहता क्या है। अब एक्चुअली इन्होंने जो लॉ दिया था उसकी लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, ठीक। इसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में आपने देखा होगा बीटेक में, या आप देख सकते हैं। अगर मैं जैसे सिंपल और आसान भाषा में कहूँ तो ये कहता है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है या कहीं चार्ज मूव कर, चार्ज मतलब विद्युत आवेश मूव कर रहा है, तो वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि मूवमेंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दिया था उन्होंने उस टाइम में कि अगर किसी जगह चार्ज मूव कर रहा है तो उस जगह मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक। और आप अपने घरों में देखते हो करंट ही करंट है भाई, सब जगह दिखता नहीं है तो क्या है, ठीक। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ ये कहता है एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आसान भाषा में एक विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक। तो मैं इसे समराइज करके आसान भाषा में लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, हिंदी में कहते हैं क्षेत्र। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब कहोगे सर इलेक्ट्रिक करंट आए, भाई बना लेते हैं एक वायर, ठीक। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ एक वायर है, आसान भाषा में कहूँ विद्युत चालक। अब कहाँ से आई करंट ये मत पूछिए, बस एक अज्यूम करके चल रहा हूँ कि इस वायर में करंट फ्लो हो रही है ऐसे, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस सिद्धांत के अनुसार, इस नियम के अनुसार अगर यहाँ करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन जानी चाहिए, ठीक। आप कहोगे सही बात। अगर मैं आपसे कहूँ अगर ये करंट डीसी है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? अब मेरा एक्सपीरियंस है आधे बच्चे इसका गलत जवाब देते हैं, आधे बच्चे इसका गलत जवाब देते हैं, सर नहीं होगी। जबकि यहाँ इन्होंने ये कहा था इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ ने ये डिस्क्राइब नहीं किया था एसी है, डीसी है, वेरिएबल डीसी है या वेरिएबल एसी है, ठीक। तो मैं ये कहूँगा एसी हो या डीसी, चाहे कैसी भी करंट हो, मैग्नेटिक फील्ड तो बन के रहेगी, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड तो बन के रहेगी। और मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कैसे, उसके लिए है एक रूल, उसे कहते हैं हम राइट हैंड थंब रूल। देख लो अंगूठे का कमाल, बहुत ताकत है इस देश के अंगूठे में। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, इस नियम के लिए अगर मेरा वायर जिसमें करंट फ्लो हो रही है वो सीधा है, ठीक, रिपीट करता हूँ, अगर जिस वायर में करंट फ्लो हो रही है वो सीधा है तो उसे आप थंब से दिखाइए इस तरीके से करके। अगर मैं जो पास आता हूँ आप देख पा रहे होंगे, थंब से दिखाइए, ये मेरा सीधा हाथ है, राइट हैंड, ठीक, थंब से। और आप अपनी फिंगर को ऐसे कर लीजिए, कर्ल यानी कि ट्विस्ट, ऐसे करके ट्विस्ट। तो ये हो गया करंट, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हाथ को ऐसे रखिए, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से यहाँ, फिर उसके अंदर से यहाँ से यहाँ, इस तरीके से बनेगा। मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, मैं इस पॉइंट के लिए बना रहा हूँ। इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, यहाँ इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला मत दीजिएगा क्योंकि ये 3D डायग्राम है, थोड़ा ध्यान से बनाइएगा।
मैंने हाथ को रखा इस तरीके से करके, विद्युत धारा की दिशा ऊपर की तरफ, उंगलियों को ऐसे मोड़ा, मैंने यहाँ रखा तो चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर जा रहा है, इधर ऐसे आ रहा है, फिर इस तार के पीछे से ऐसे लौट के इधर आ रहा है, ऐसे ऐसे करके। ठीक, समझ में? थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्योंकि हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है, चुंबकीय क्षेत्र एक क्लोज पाथ में ट्रेवल करता है। ठीक, जैसे आप इस मार्कर का ये रेड सेगमेंट देख रहे होंगे, एक लाल पट्टी, थोड़ा सा पास लेके आता हूँ, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ विद्युत धारा यहाँ से यहाँ जा रही है। ठीक, तो थंब की डायरेक्शन क्या आएगी, अपवर्ड। तो चुंबकीय बल रेखा कैसे होंगी, इस पॉइंट से थोड़ा सा दूर हटी है, थोड़ा इतना सा नाम मात्र के यहाँ से हटे, तो चुंबकीय बल रेखा है यहाँ से थोड़ा सा ऐसे क्लोज पाथ में ट्रेवल कर रही होंगी। फिर थोड़ा सा और दूर हटी है, एक और फ्लक्स लाइन होगी, फिर थोड़ा सा और दूर हटी है, एक और फ्लक्स लाइन होगी, फिर थोड़ा सा और दूर हटी है, एक और फ्लक्स लाइन होगी। यानी कि इस एलिमेंट के ऊपर छल्ले ही समझ सकते हैं, फ्लक्स लाइन बनती गई होंगी। लेकिन इस वायर में करंट तो पूरे में फ्लो हो रही है, तो एक छोटा सा एलिमेंट उसके बगल में कंसिडर कर लीजिए, तो वहाँ ऐसा सिस्टम बन रहा होगा, छोटी सी रिंग फ्लक्स लाइन की, फिर बड़ी सी रिंग, फिर ऐसे ऐसे करके, तो पूरे वायर में ये फ्लक्स लाइन इस तरीके से प्रोड्यूस होंगी। यानी कि यहाँ एलिमेंट लिया ऐसे करके, अब डायरेक्शन ऐसे है या ऐसे है वो पता चलेगा, करंट कैसे फ्लो हो रही है। करंट यहाँ हमने अज्यूम किया ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, ऐसे करके। ठीक, अगर नीचे होता तो ऐसे करके इस तरफ करके आता। ठीक, समझ में आया ना? तो इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। अब एक चीज़ देखिए, जब भी कोई भी क्षेत्र यानी कि कोई भी क्वांटिटी, चाहे वो विद्युत क्षेत्र हो, चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र हो, या और भी क्षेत्र, अगर हम बोर्ड पे दिखाते हैं तो हम एक सिंबल यूज करते हैं, डॉट एंड क्रॉस। ठीक, तो उसे मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आपने रामायण महाभारत तो देखी होगी। मान के चलिए मैंने ऐसे तीर पकड़ रखा है, ऐसे करके तीर, ठीक, और ऐसे खड़ा हो गया मैं, ठीक, ऐसे करके तीर को ऐसे, तो तीर में पीछे की तरफ है ना कुछ बना हुआ होता है डिजाइनिंग से। ठीक, थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपने बचपन में महाभारत देखी होगी। तो अगर वो तीर उसमें घुसेगा ना इस बोर्ड में, तो पीछे का वो हिस्सा ऐसे क्रॉस की तरफ दिखाई देता है, पीछे वाला हिस्सा। ठीक, अगर मान लीजिए वो तीर मेरी तरफ आ रहा है ऐसे करके, तो मुझे उसका बिंदु दिखाई देगा, एक पॉइंट इधर दिखाई देगा। तो ये कहते हैं क्रॉस इंडिकेट्स, क्रॉस मीन्स इनसाइड द प्लेन, प्लेन मीन तल, 2D वाला, डॉट मीन्स आउटसाइड द प्लेन, उससे निकलता हुआ, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक, तो इस तार के इस तरफ जो इस धारा की वजह से क्षेत्र बना है वो कैसा है, क्रॉस। हमने दिखा दिया उसे क्रॉस से, उसे सर्कल में दिखाता है जनरली, और यहाँ कैसा है, डॉट। आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। ठीक, अगर ये करंट डीसी है, डीसी मीन्स दिष्ट धारा करंट है, यानी कि ऐसा चुंबकीय क्षेत्र, ऐसी विद्युत धारा जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड समय के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है, इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो इस जगह जितने भी फ्लक्स लाइन हैं वो अंदर ही जा रही होंगी, यहाँ भी ऐसे ऐसे करके फिर लौट के आ रही होंगी। तो उन फ्लक्स लाइनों की संख्या ना तो घटेगी ना बढ़ेगी, क्योंकि करंट चेंज नहीं हो रही। वही चीज़ यहाँ अप्लाई होगी, यहाँ निकल रही होंगी ऐसे करके। ठीक, तो ये कहते हैं जैसा करंट वैसा फ्लक्स एंड करंट्स आर एनालॉगस टू ईच अदर, यानी वो एक दूसरे के एनालॉगस है। इसे हम टाइम के साथ देखेंगे, आपको पता चलेगा कि जैसा करंट वैसा ही फ्लक्स होता है लगभग। ठीक, अगर
आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, सर अगर एसी करंट हो तो क्या होगा, अगर एसी करंट हो तो क्या होगा। तो देखते हैं हम, आप ही नोट कर लीजिएगा, मैं मिटाता हूँ। अब देखिए, एसी करंट का मतलब क्या होता है, साइनोसॉइडल करंट। प्योर साइनोसॉइड्स आर कॉल्ड एसी। ये है मेरी आई। जो क्वांटिटी समय के साथ चेंज हो या किसी और पैरामीटर पे डिपेंड करे, निर्भर करे, उसे हमेशा छोटे से दिखाते हैं। जो क्वांटिटी कांस्टेंट हो, जैसे कि आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू, ये समय के साथ चेंज नहीं होते, उन्हें कैपिटल से दिखाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कन्वेंशनल एग्जाम के लिए। यहाँ मैंने लिया टी, ठीक, ये मैंने मान लिया टी इक्वल्स टू 0, ठीक। ये होता है ओमेगा टी, फॉर ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, ये हो जाएगा मेरा टाइम इंटरवल। ओमेगा टी इक्वल्स टू π/2, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3π/2, ये 2π। अब गौर करते हैं 0 से लेके π/2 फॉर ओमेगा टी 0 to π/2। तो हम देख सकते हैं, मैंने रेफरेंस डायरेक्शन ऊपर की तरफ ली है। 0 से लेके π/2 के इंटरवल में करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, यानी कि समय के साथ इस डायरेक्शन में करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस तरीके से करके, यहाँ हो गई करंट की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के अंदर जा रही होगी, यहाँ से बाहर निकल रही होगी। करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो यहाँ अंदर जाने वाली फ्लक्स लाइन बढ़ रही होंगी, यहाँ बाहर आने वाली फ्लक्स लाइन बढ़ रही होंगी, ठीक। अंदर जाने वाली बढ़ेंगी, क्यों, करंट बढ़ रहा है, उसी हिसाब से बाहर निकलने वाली फ्लक्स लाइन बढ़ रही होंगी, ठीक। यानी कि फॉर ओमेगा टी बिलोंग्स टू 0 to π/2, ठीक। मैं इसे लेता हूँ फर्स्ट हाफ, इसे लेता हूँ मैं सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ में क्या हो रहा होगा, फर्स्ट हाफ के अंदर फील्ड लाइंस बढ़ रही होंगी, इंक्रीजिंग, वो भी कैसे, क्रॉस वाली। सेकेंड हाफ फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रही होंगी, बाहर निकलने होंगी, ठीक। अब ओमेगा टी इक्वल्स टू π/2 to π, ठीक। इस इंटरवल में π/2 से लेके पाई वाले इंटरवल में करंट का मैग्नीट्यूड तो घट रहा है पर डायरेक्शन वही है, ठीक। करंट का मैग्नीट्यूड तो घट रहा है पर डायरेक्शन वही है। तो अब एक चीज़ गौर करते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल। फ्लक्स की डायरेक्शन तो वही होगी, करंट का मैग्नीट्यूड घटा तो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन यहाँ जो अंदर जा रही होंगी वो घटने लगेंगी, और यहाँ जो निकल रही होंगी करस्पॉन्डिंगली वो घट रही होंगी। फॉर ओमेगा टी बिलोंग्स टू π/2 to π। फील्ड लाइंस डिक्रीजिंग, और सेकेंड हाफ में क्या हो रहा होगा, फील्ड लाइंस बाहर निकलने वाली घट रही होंगी। अब आप ऐसे समझिए जैसे आप मूवी देखते हैं ना, बढ़ा देते हैं तुरंत या पॉज कर देते हैं। ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई पे आप पॉज कर दीजिए, तो आप गौर करेंगे ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई पर करंट का मैग्नीट्यूड है 0, यानी कि ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई पर इस
क्षण पर कोई भी धारा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है इस विद्युत चालक में, इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। जब करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी। तो ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, करंट नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, फिर बात करते हैं ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई टू 3π/2, यानी कि इस इंटरवल की। अब यहाँ क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन तो चेंज हो गई। ठीक, ऐसे आ गई, डायरेक्शन ऐसे आ गई, पर इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में करंट बढ़ती जा रही है। करंट बढ़ती जा रही है तो इस स्पेस में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो फ्लक्स लाइन भी बढ़ती जाएंगी। तो देखते हैं कैसे, फिर अप्लाई करते हैं राइट हैंड थंब रूल। कैसे, थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस। करंट नीचे तो यहाँ देख सकते हैं फ्लक्स लाइन निकल रही है, क्योंकि हाथ कहाँ है हमारा, इस तरफ। ठीक, यहाँ क्या कर रही है, एंटर कर रही है। ठीक, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फॉर ओमेगा टी पाई टू 3π/2 आई के अंदर फील्ड लाइंस, आई के अंदर फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी, बाहर निकलती हुई, वो भी इंक्रीजिंग। और 2 के अंदर क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट में फील्ड लाइन कैसी हो जाएंगी, यहां पर अप्लाई करते हैं, यहां क्या करेंगी, एंटर, वो भी इंक्रीजिंग। ठीक, ये हो गया हमारा ये हाफ। तो कितने पार्ट कवर कर लिए हमने, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, अब बचा कौन सा, ये वाला पार्ट। ठीक, फॉर ओमेगा टी बिलोंग्स टू 3π/2 टू पाई। इस क्षेत्र, इस पीरियड में क्या होगा, इस कालखंड में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे ही है, पर समय के साथ मैग्नीट्यूड घटता जा रहा है। कहाँ पहुँच रहा है, 0 की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ करंट तो यही रहेगी, पर यहाँ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट तो मैग्नीट्यूड घटता जाएगा और यही फ्लक्स लाइन होंगी, पर इसी डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइन में घटती जाएंगी। फ्लक्स लाइन निकल रही है, करंट घट रहा है, फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स लाइन एंटर कर रही है, करंट घट रहा है, फ्लक्स लाइन घट रही है। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई फील्ड, पहले पार्ट में फील्ड लाइंस डिक्रीजिंग बाहर की तरफ, सेकंड पार्ट में फील्ड लाइंस डिक्रीजिंग अंदर की तरफ। इस चीज़ को घूम के पी जाइए, क्योंकि ये पार्ट पूरा डिस्क्राइब कर रहा है हाउ इज द करंट react with magnetic flux or magnetic flux, how in which way induced by current. If current is increasing, then magnetic flux is also increasing. If current is decreasing and magnetic flux is also decreasing. तो जैसा करंट वैसा ही फ्लक्स। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। अभी तक मैंने 2 टॉपिक डिस्कस किए, मैग्नेटिक सर्किट चैप्टर के बार मैग्नेट एंड एम्पियर सर्किट लॉ। सब्जेक्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर में ये टॉपिक समझ में आए होंगे और जो डिटेल्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या अपने विचार रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में नीचे आप लिख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो उसे आप थोड़ा सा पॉइंट में डिस्क्राइब कर सकते हैं, नीचे आपके पॉइंट को कंसिडर किया जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मॉडल इंस्टीट्यूट चैनल को। और आप इस सब्जेक्ट के
और भी लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ए मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। गुड बाय।